स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मैत्री त्रिपाठी और हम आपके लिए लेकर आए हैं दुनिया का सबसे तेज रफ्तार बुलेटिन यानी कि न्यूज 222, जिसमें हम आपको दिखाएंगे 22 मिनट में 222 खबरें। जी हां, आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। सिर्फ 22 मिनट आप हमारे साथ बने रहिए। इस 22 मिनट में देश, दुनिया और खेल जगत की तमाम बड़ी खबरें हम आपको देंगे। दिल्ली के यमुना विहार इलाके में 3 गाड़ियां जलकर खाक हो गई। पहले एक गाड़ी में आग लगी, देखते ही देखते इसने नजदीक खड़ी 2 गाड़ियों को भी अपनी चपेट में ले लिया। गाड़ियां सकरी गली में खड़ी थी, जिसकी वजह से दमकल कर्मियों को आग पर काबू पाने में दिक्कत का सामना करना पड़ा। बाकी गाड़ियों को लोगों ने वक्त रहते अलग कर दिया, वरना नुकसान ज्यादा हो सकता था। गाड़ी में आग कैसे लगी, फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया है। यूपी के मुजफ्फरनगर में खड़ी बस में अचानक भीषण आग लग गई। पेट्रोल पंप के पास खड़ी बस में आग लगने से आसपास अफरा तफरी मच गई। बस में आग ऊपर से गुजर रहे बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से लगी। बिजली के तारों में हुए शॉर्ट सर्किट की चिंगारी बस पर गिरी और आग लग गई। आग लगने के बाद देखते ही देखते बस धू धू कर जलने लगी। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत ये रही कि हादसे के वक्त बस खाली थी, जिससे बड़ा हादसा टल गया। पूर्वी दिल्ली के मेयर मीनाक्षी ने देर रात जगतपुरी थाने में कांग्रेस पार्षद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। कांग्रेस पार्षद पर धक्का मुक्की, बंधक बनाने और जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल का आरोप लगा है। कल सुबह ही जगतपुरी थाने की सफाई को लेकर मेयर और निगम पार्षद आपस में भिड़ गए थे। थाने के अंदर ही मेयर मीनाक्षी और इलाके की नगर निगम पार्षद इशरत जहां में गर्मा गर्म बहस हो गई। थाने के परिसर में मेयर और निगम पार्षद के समर्थक एक दूसरे पर राजनीति करने का आरोप लगाने लगे। इतना ही नहीं, थाने के बाहर आकर भी हंगामा मचता रहा, लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। स्वच्छता अभियान के तहत मेयर थाने का औचक निरीक्षण करने पहुंची थी। डिप्टी मेयर भी साथ थे। निगम पार्षद ने आपत्ति जताई कि उनके इलाके में बिना बताए मेयर थाने का दौरा करने क्यों पहुंची। काफी देर तक हंगामे के बाद मेयर और पार्षद एक साथ झाड़ू पकड़कर सफाई करती नजर आई। नेपाल में बर्फीले तूफान से एक भारतीय समेत 21 पर्वतारोहियों की मौत हो गई और 85 लोग लापता हैं। नेपाली पुलिस अधिकारियों के मुताबिक बर्फीले तूफान से 9 नेपाली, 9 कनाडाई, 3 इजरायली, 3 पोलैंड के नागरिक मारे गए। नेपाल मनांग और मस्तांग इलाके में राहत और बचाव का काम जारी है। बर्फीले तूफान से 18 विदेशी पर्वतारोहियों को जिंदा बचाया गया है। अब खबरें चुनाव की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए इस बार रिकॉर्ड वोटिंग हुई है। इस बार 62% मतदान हुआ, जो कि पिछली बार की तुलना में 3% ज्यादा है। हरियाणा में भी पिछली बार की वोटिंग का रिकॉर्ड टूटा। साल 2009 में महाराष्ट्र में 72.3% लोगों ने वोट डाला था। इंडिया न्यूज के सर्वे में महाराष्ट्र में त्रिशंकु विधानसभा के आसार है। इंडिया न्यूज और एक्सिस के एग्जिट पोल में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनती दिख रही है। 288 में से बीजेपी को 103 सीटें मिल रही हैं, लेकिन बहुमत से दूर है। एग्जिट पोल में बीजेपी को सबसे ज्यादा फायदा होता दिख रहा है। 2009 के मुकाबले बीजेपी को 57 सीटों का फायदा हो रहा है, जबकि कांग्रेस को 2009 के मुकाबले 37 सीटों का नुकसान हो रहा है। कोंकण इलाके में शिवसेना को सबसे ज्यादा 33 सीटें मिलेंगी। कोंकण में बीजेपी को 18 और कांग्रेस को 12 सीटें मिलती दिख रही हैं। विदर्भ इलाके में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। विदर्भ में बीजेपी को 38, कांग्रेस 11, शिवसेना 8, एनसीपी और एमएनएस को 1-1 सीट मिलेगी। मराठवाड़ा इलाके में बीजेपी और शिवसेना को 15-15 सीटें मिलेंगी। मराठवाड़ा में कांग्रेस को 9, एनसीपी 4 और एमएनएस को 1 भी सीट नहीं मिलेगी। खानदेश में भी बीजेपी बाजी मार रही है, यहां उसे 21 सीटें मिलेंगी। शिवसेना को 11, एनसीपी 8, कांग्रेस 6 और एमएनएस को 1 सीट मिलती दिख रही है। वेस्टर्न घाट इलाके की 58 सीटों में से 21 सीटें शिवसेना को मिलती दिख रही हैं। वेस्टर्न घाट में बीजेपी 11, कांग्रेस को 7 और एनसीपी को 18 सीटें मिलती दिख रही हैं। दूसरे न्यूज चैनलों के एग्जिट पोल में भी महाराष्ट्र में बीजेपी को बढ़त दिखाया जा रहा है। आज तक के एग्जिट पोल में बीजेपी को 288 में से 124 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं शिवसेना को 71, कांग्रेस को 35 और एनसीपी को 29 सीटों का अनुमान है। एबीपी के एग्जिट पोल के मुताबिक महाराष्ट्र में बीजेपी को 127 सीटें मिलती दिख रही हैं। शिवसेना को 77, कांग्रेस को 40 और एनसीपी को 34 सीटें मिल रही हैं। इंडिया टीवी के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को महाराष्ट्र में 129 सीटें मिलेंगी, जबकि शिवसेना को 58, कांग्रेस को 43 और एनसीपी को 36 सीटें मिलेंगी। न्यूज 24 के एग्जिट पोल में बीजेपी को 151 सीटें यानी पूर्ण बहुमत दिखाई जा रही है। शिवसेना को 71, कांग्रेस 27 तो एनसीपी को 28 सीटें मिल रही हैं। टाइम्स नाउ के एग्जिट पोल की बात करें तो महाराष्ट्र में बीजेपी को बड़ी बढ़त है। शिवसेना को 56, कांग्रेस को 43 और एनसीपी को 36 सीटें मिलेंगी।
हरियाणा में भी तमाम एग्जिट पोल बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी बता रहे हैं। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल में बीजेपी को 52 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत मिल रहा है। आईएनएलडी को 23, कांग्रेस 10 तो अन्य को 5 सीटें मिल सकती हैं। फैसलाओं सी वोटर के पोल में बीजेपी को 37 सीटें मिलने का अनुमान है। आईएनएलडी को 28, कांग्रेस को 15 और एचजेपी अलायंस को 6 सीटें मिलती दिख रही हैं। एक्सिस के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी और आईएनएलडी के बीच कांटे की टक्कर है। एक्सिस के मुताबिक बीजेपी को 29 से 33 सीटें तो आईएनएलडी को 31 से 35 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस को 18 से 20, एचजेपी को 5 और अन्य को 7 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। एबीपी नीलसन के एग्जिट के मुताबिक बीजेपी को 46 सीटें मिलती दिख रही हैं। आईएनएलडी को 29, कांग्रेस को 10, एचजेपी गठबंधन को 2 और अन्य को 3 सीटें मिलने का अनुमान है। 2009 में कांग्रेस को 40, आईएनएलडी को 31 और बीजेपी को सिर्फ 4 सीटें मिली थी। बीजेपी नेता नितिन गडकरी ने एग्जिट पोल के दावों पर सहमति जताई। गडकरी के मुताबिक महाराष्ट्र में बीजेपी अपने बलबूते सरकार बना रही है। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने एग्जिट पोल के दावे को गलत बताया। पटेल ने दावा किया कि महाराष्ट्र में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलेगा। महाराष्ट्र में मिलीजुली सरकार बनने पर एनसीपी ने बीजेपी के साथ गठबंधन के संकेत दिए। हालांकि उन्होंने साफ किया कि बीजेपी के साथ गठबंधन पर फैसला चुनाव नतीजों के बाद होगा। एनसीपी नेता तारिक अनवर ने एग्जिट पोल के दावे पर सवाल उठाया। अनवर ने यह भी कहा कि तब ये माना जाएगा कि कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन टूटना दोनों के लिए घातक रहा। कांग्रेस नेता राशिद दलवी ने एग्जिट पोल के दावे को गलत बताया। राशिद दलवी के मुताबिक कांग्रेस एग्जिट पोल के दावे से बेहतर प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस नेता नवीन जिंदल ने भी एग्जिट पोल के दावे को गलत बताया। जिंदल के मुताबिक बेहतर काम की वजह से हरियाणा में कांग्रेस की तीसरी बार सरकार बनेगी। हरियाणा में वोटिंग के दौरान कई जगह पर जमकर बवाल हुआ। सिरसा के गौशाला में आईएनएलडी समर्थकों और गोपाल कांडा के बीच झड़प हो गई। कांडा की दबंगई से गुस्साए आईएनएलडी के समर्थकों ने उनकी गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ की। आरोप है कि गोपाल कांडा ने आईएनएलडी उम्मीदवार के भाई को तमाचा जड़ दिया था। उधर सिरसा के खेड़ा गांव में आईएनएलडी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट और फायरिंग हुई। खेड़ा गांव में हुए इस फायरिंग में एक शख्स जख्मी हो गया। हिसार के बासगांव में वोटिंग के दौरान आईएनएलडी और बीजेपी समर्थकों में भिड़ंत हो गई। वोटिंग में धांधली की खबर के बाद बीजेपी और आईएनएलडी समर्थक भिड़ गए। बाद में मौके पर पहुंचकर बीजेपी नेता कैप्टन अभिमन्यु ने हालात का जायजा लिया। हरियाणा के बरवाला विधानसभा के नियाना गांव में भी वोटिंग के दौरान जमकर बवाल हुआ। उपद्रवियों ने कई मोटरसाइकिलों को फूंक दिया और जमकर पथराव हुआ। दरअसल कुछ बूथों पर फर्जी वोटिंग को लेकर 2 गुट भिड़ गए। ये भिड़ंत बड़े हंगामे में बदल गई। पुलिस ने हल्का बल का इस्तेमाल कर हालात पर काफी मशक्कत के बाद काबू पाया। सामना में पीएम को लेकर छपे संपादकीय को लेकर दोनों पार्टियों में तनातनी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि पीएम का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। गडकरी ने कहा कि सामना में छपे एडिटोरियल के चलते ही गठबंधन टूटा। हालांकि रात में जैसे ही एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए तो गडकरी के तेवर नरम पड़ गए। दरअसल सामना में पीएम मोदी के पिता के बारे में एक टिप्पणी की गई थी। अमित शाह ने भी गठबंधन टूटने के लिए शिवसेना को जिम्मेदार बताया। शाह ने कहा कि बीजेपी ने अपनी बात रखी थी लेकिन शिवसेना मानी नहीं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि गठबंधन का युग खत्म नहीं हुआ है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र हरियाणा में बीजेपी को बहुमत मिलेगा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पंजाब में अकाली दल से गठबंधन तोड़ने की खबरों का खंडन किया। पीएम मोदी आज बड़े लेबर रिफॉर्म्स का ऐलान करेंगे। पीएम आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम को लॉन्च करेंगे। इस योजना के तहत श्रम मंत्रालय श्रम सुविधा पोर्टल बनाएगी। फैक्ट्रियों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए यूनिक लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा। नए नियमों से फैक्ट्रियों और दूसरी औद्योगिक इकाइयों को सुविधा होगी। अब इंडस्ट्रियल यूनिट्स को 16 की जगह एक ही सेल्फ सर्टिफाइड ऑनलाइन रिटर्न भरना पड़ेगा। एक नई लेबर इंस्पेक्शन स्कीम भी लॉन्च की जाएगी। अब इंस्पेक्टर को मनमाने तरीके से इंस्पेक्शन की इजाजत नहीं होगी। औद्योगिक इकाइयों की इंस्पेक्शन की रिपोर्ट 72 घंटे के अंदर ऑनलाइन अपलोड करनी होगी। मजदूरों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना भी शुरू की जाएगी। सरकार कर्मचारियों के लिए ईपीएफ और इंश्योरेंस तक पहुंच भी आसान बनाएगी। कर्मचारियों को यूएन नंबर दिया जाएगा जिसके चलते उन्हें नौकरी बदलने पर ईपीएफ ट्रांसफर करने के लिए आवेदन नहीं करना पड़ेगा। अब ईपीएफ की जानकारी हर महीने एसएमएस के जरिए मिलेगी और ईपीएफ निकालने के लिए एम्प्लॉयर का रोल खत्म होगा। अंतरिक्ष में भारत ने एक और इतिहास रचा। नेविगेशन सैटेलाइट को लॉन्च सफल रहा। इसरो ने IRNSS-1C को PSLV-26 रॉकेट की मदद से लॉन्च कर दिया।
आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफल लॉन्चिंग हुई। INSS सैटेलाइट को देर रात 1:32 पर लॉन्च किया गया। इस मौके पर इसरो चीफ राधाकृष्णन और साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह भी मौजूद थे। नेविगेशन सिस्टम स्थापित करने के लिए भेजे जाने वाले 7 सैटेलाइटों में ये तीसरा सैटेलाइट है। 2 सैटेलाइट पहले ही छोड़े जा चुके हैं, बाकी के 4 सैटेलाइट 2016 के आखिरी तक छोड़े जाएंगे। इस तकनीक के जरिए देश को अपना नेविगेशन सिस्टम मिल जाएगा। हमें अमेरिकी तकनीक GPS पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। 7 सैटेलाइट के जरिए सीमा से 1500 किलोमीटर तक निगरानी रखने में मदद मिलेगी। हुदूद तूफान के बाद आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में खाने पीने की लूट मची हुई है। प्रशासन की ओर से भेजी जा रही राहत सामग्री के लिए लोग झगड़ते नजर आए। नौबत यह आ गई कि लोग एक दूसरे से छीनकर खाना खा रहे हैं। राहत सामग्री बांटने के लिए कोई पुख्ता इंतजाम नहीं, जिससे अराजकता फैली हुई है। अरुणाचल प्रदेश में रोड नेटवर्क बनाने को लेकर चीन तिलमिला गया है। चीन ने कहा कि हमें उम्मीद है कि भारत ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा जो हालात को और पेचीदा बनाए। इससे पहले अरुणाचल में भारत की ओर से 1800 किलोमीटर रोड बनाने की खबरें आई थी। चीन अरुणाचल को विवादित क्षेत्र बताता है और इसे दक्षिण तिब्बत मानता है। चीन तिब्बत में भारतीय सीमा के पास रोड और रेल का बेहद आधुनिक नेटवर्क बिछा चुका है। बॉर्डर पर पाकिस्तान की नापाक हरकतें थमने का नाम नहीं ले रही। बुधवार को पाकिस्तान ने एक बार फिर पुंछ के केरनी, शाहपुर और सब्जियां सेक्टर में फायरिंग की। पाकिस्तान ने सीमा पार से रुक रुक कर जबरदस्त फायरिंग की और मोर्टार भी दागे। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना के जवानों ने LOC पर पाकिस्तान की साजिश का पर्दाफाश किया। जवानों को सीमा पर बिछाए गए लैंडमाइंस का पता चला, जिसे फौरन हटाया गया। साथ ही जवानों को सर्च ऑपरेशन के दौरान 720 ग्राम RTX भी मिला। इस गोला बारूद के साथ पाकिस्तान बॉर्डर पर बड़ी साजिश के फिराक में था। विदेशों में जमा काले धन को वापस लाने की कोशिशों में सरकार को बड़ी कामयाबी मिली है। स्विट्जरलैंड ने काले धन से जुड़ी जानकारी भारत के साथ साझा करने के लिए हामी भर दी है। स्विट्जरलैंड ने कहा कि भारत के मांगने पर समीक्षा करने के बाद सूचनाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज पंजाब के दौरे पर हैं। चंडीगढ़ में NSUI के कार्यक्रम में शरीक होने के साथ राहुल कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे। आपके टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ने वाली शाजिया अल्मी ने नई दिल्ली में सफाई अभियान चलाया। इस मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय भी मौजूद थे। शाजिया ने आप संयोजक अरविंद केजरीवाल और बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी को भी आने का न्योता दिया था, लेकिन दोनों नहीं आए। बीजेपी के साथ बढ़ रही शाजिया की नजदीकियों से राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा जोरों पर है कि वो जल्द बीजेपी में शामिल हो सकती है। बिहार के समस्तीपुर में एक कार्यक्रम में पहुंचे CM जीतन राम मांझी का हेलीकॉप्टर कीचड़ में फंस गया। सुरक्षा कर्मियों ने धकेलकर CM के हेलीकॉप्टर को कीचड़ से बाहर निकाला। समस्तीपुर में बारिश के चलते हेलीपैड के पास कीचड़ जमा हो गया था। हेलीकॉप्टर उतरते ही कीचड़ में फंस गया। काफी मशक्कत के बाद उसे निकाला जा सका। बेंगलोर में इंजीनियरिंग के छात्र पर हमला हुआ जो मणिपुर का था। हमलावर उससे कन्नड़ में बात करने को कह रहे थे। कन्नड़ नहीं बोल पाने पर छात्र को मारा गया। हमलावरों ने छात्र से कहा उसे कन्नड़ आनी चाहिए, ये भारत है, चीन नहीं। पुलिस ने कुछ संदिग्धों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ चल रही है। राजस्थान की कोटा पुलिस को बच्चे रुद्राक्ष के अपहरण और कत्ल के आरोपी का पता चल गया। पुलिस के मुताबिक रुद्राक्ष के पड़ोसी ने ही उसका अपहरण और हत्या की, जिसकी तलाश तेज कर दी गई है। मोबाइल कॉल डिटेल से पता चला है कि अंकुर पांड्या नाम के शख्स ने रुपए नहीं मिलने पर बच्चे का कत्ल किया। इलाहाबाद में सड़क पर 5 फीट लंबा मगरमच्छ आ जाने से अफरा तफरी मच गई। वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को पकड़कर गंगा में छोड़ दिया। जमशेदपुर में सरेआम बदमाशों ने गोली मारकर 2 लोगों की हत्या कर दी। सुप्रीम कोर्ट के जज HL दत्तू के चीफ जस्टिस पर नियुक्ति के खिलाफ दायर याचिका पर आज सुनवाई होगी। जस्टिस दत्तू पर रॉ की एक पूर्व महिला अधिकारी ने आरोप लगाए हैं। याचिका में जस्टिस दत्तू की नियुक्ति को रद्द करने की मांग की गई। गंगा सफाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नाखुशी जताई। कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि 10 सालों में गंगा सफाई के लिए कोई काम ही नहीं हुआ। गंगा सफाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौजूदा सरकार के पास गंगा सफाई को लेकर ठोस विजन ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी में टेक्निकल आदमी को रखने पर जोर दिया। कोर्ट ने कहा कि ऐसे कामों के लिए मेट्रो मैन ई श्रीधरन जैसे लोगों की जरूरत है। यौन शोषण के आरोपी आसाराम की दूसरी दिवाली भी जेल में ही कटेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को नियमित जमानत देने से इनकार कर दिया। हालांकि कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत देने पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने एम्स के डॉक्टर से पूछा है कि आसाराम को सर्जरी की जरूरत है या नहीं। एम्स के डॉक्टर्स को 4 हफ्ते के अंदर सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करना है। इंदौर में एक बर्खास्त जज को घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। लोकायुक्त की टीम ने छापा मारकर 20,000 रुपए घूस लेते बर्खास्त जज को गिरफ्तार कर लिया। जज को भ्रष्टाचार के ही एक मामले में बर्खास्त किया गया था।